हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नवाली 1.2 के प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या बोल रहा है n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा नहीं। तो क्यों नहीं? मतलब जो 6n है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्यों? तो हम लोग हल करते हैं। हल लिखेंगे तो हमें बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? n होता है। n को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या बराबर क्या होता है? देखिए एक चीज आप लोगों को समझा देते हैं कि समझाने के लिए तो सब कोई समझा देता है, लेकिन एग्जाम में समझा हुआ काम नहीं आता है, लिखा हुआ काम आता है। तो मैं आप लोगों को हर एक चीज लिख के बताऊंगा। तो इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करके ही जाइएगा, क्योंकि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कोई संख्या दिया गया है। ठीक है, कोई संख्या दिया गया है, माना कि कोई संख्या दिया गया है कितना, 6n, और बोल रहा है कि ये जो है 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो n जो है, n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। n हमारा क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारा संख्या है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि 6 पावर n यानी 6 पावर जो है n रखा है। तो n का मान तो हम लोगों को मालूम है कितना कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इसी मान को हम यहाँ पे रख के देखते हैं क्या इसका मान रखने पर जो अंक है, जो 6 है, ये 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। ये ना बोला है कि 0 पर समाप्त होता है कि नहीं, तो मैंने कहा है कि नहीं, तो उसको सिद्ध करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n है, तो 1 रखेंगे तो बाद बराबर आएगा, इसलिए हम लोग n का पावर 2 रखते हैं। तो 6 गुने 6 आएगा, तो बराबर में 36। ठीक है, उसके बाद अगर हम 6 का क्यू करते हैं तो 6 गुने 6 गुने 6, 6 6 36, 36 6 के 216। ठीक है, उसके बाद अगर हम 6 का पावर 4 करते हैं तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 बराबर में 1296 आता है। उसके बाद किसी बच्चे के मन में ये डाउट रहता है कि भाई 4 तक किए तो शून्य नहीं आया, अगर हम 6 के बार 5 कर देते तो शून्य आ सकता है, यानी 6 को 5 बार गुना कर देते हैं। ठीक है, 6 गुने 6 गुने 6 बराबर में 7776 आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि n का पावर रखने पर भी इसका मान जो है अंतिम में 6 6 6 और 6 ही आ रहा है। कहीं पर भी अंत समाप्त में यानी अंतिम में जो है इकाई अंक में शून्य नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो 6 है तो इसमें कोई शून्य नहीं आ रहा है।
तो किसी दूसरा संख्या में शून्य तो आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 1 से लेकर 9 तक देखते हैं। अगर 1 से लेकर 9 तक आप देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसमें से कोई पद के अंतिम में शून्य नहीं है। ठीक है, इसमें जो हम पद है यहाँ पर जितना भी पद निकाले इसमें कोई भी शून्य नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसमें से कोई भी पद में शून्य नहीं है। 1 से लेकर 9 तक 10 को छोड़ देंगे क्योंकि इसके अंतिम में शून्य है। तो 11 से लेकर 19 तक। ठीक है, ऐसी यहाँ से मतलब 1 से लेकर 9 तक की जितना भी संख्या है इसमें शून्य आपको नहीं मिलेगा। इसमें इसलिए हम लिख दिए कि इसमें से कोई भी पद में जो है शून्य नहीं है। तो इसमें से 24 मिले तो इसमें भी शून्य नहीं होगा। और उसके बाद हम लिखेंगे 21 से लेकर के अगर 29 तक देखें इसमें भी कोई शून्य का आपको नहीं मिलेगा अंतिम पद में। तो शून्य किस में मिलेगा? शून्य जो है मिलेगा तो किस में मिलेगा? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अंतिम में शून्य वाले संख्या। ठीक है, अंतिम में अगर शून्य वाले संख्या लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये मान लेते हैं कि 10 ले लिए। ठीक है, हम लोग कितना ले लिए? 10। अगर 10 ले लेते हैं, 10 के बराबर n करते हैं और प्राकृतिक संख्या का मान रखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 10 के बराबर 2 रखते हैं तो इसका भी कितना आता है? 100 हो जाता है। 10 के बराबर 3 करते हैं तो हमारा 1000 आ जाता है। इसको 10 के बराबर 4 करते हैं तो हम लोग 10,000 आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसके अंतिम में जो है 0 0 0 और 0 ही आ रहा है। उसी तरह से अगर हम 20 का करके देखते हैं, कितना का? 20 का अगर हम करके देखते हैं तो कितना आता है? 400 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 20 का क्यू कर रहे हैं तो 8000 आ रहा है। उसके बाद अगर हम 20 का पावर 4 करते हैं तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 16। उसके बाद अगर हम करते हैं तो मतलब 1,60,000 ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है। लेकिन इसके अंतिम पद में देख रहे हैं तो इसमें भी 0 0 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि 30 में भी करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 30 में अगर करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना है? 900 आ रहा है। उसके बाद अगर हम 30 में क्यू करते हैं तो इसी तरह से क्या आएगा? 27 आ जाएगा, जिसमें से इतना आएगा 3 3 को 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम और 30 पर पावर कर देते हैं तो कितना आएगा? 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 8। उसके बाद आएगा 1 2 3 4। ठीक है, इतना मतलब आ रहा है। ठीक है, तो इसके भी अंतिम पद में अगर देख रहे हैं तो 0 0 और 0 ही मिल रहा है। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे मान लेते हैं 10 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले दूसरे पेज पर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 10 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 10 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 पंचे 10। उसके बाद अगर हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 10 से 20 आता है, 2 पंचे 10 आता है। अगर हम 30 का इसी तरह से करते हैं, ठीक है, 15 दूनी 30 आता है। उसके बाद अगर हम करते हैं तो 3 पच्चे 15 आता है। उसी तरह से हम अगर 40 का करते हैं, ठीक है, तो 20 दूनी 40 आएगा। उसके बाद आएगा 10 दूनी 20। उसके बाद आएगा 2 पंचे 10। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस किए
कि 10 बराबर जो है 2 गुने 5। उसके बाद अगर 20 बराबर लिखें तो 2 गुने 2 गुने 5। उसके बाद अगर हम देखें 30 बराबर, ठीक है, तो कितना आ रहा है 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। उसके बाद अगर हम 40 पे देखें, ठीक है, तो कितना आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि 2 और 5 आ ही रहा है, अंतिम में 2 और 5 जो है ही, बिना 2 और 5 के कोई नहीं है। जिसके भी अंतिम में शून्य आ रहा है उसके जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड, वो 2 और 5 के रूप में ही आ रहा है, ठीक है, 2 और 5 के रूप में ही आ रहा है। तो अगर हम 6 का करते हैं, ठीक है, अगर 6 का करते हैं ना, तो 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, यानी 5 का तो नामो निशान है नहीं। तो इसलिए हम लोगों का जो 6 का जो अंतिम पद है, अंक है, वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसका पूरा प्रॉम्प्ट लिख देंगे, मतलब पूरा इसका लिख देंगे विस्तार से, ताकि समझने में आसानी हो। तो हम लोग पूरा क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर पूरा पूरा लिख देंगे कि किसी भी संख्या, किसी भी संख्या के अंत में, ठीक है, शून्य तब ही, ठीक है, शून्य तब ही मिल सकता है जब उसका अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि 6 का जो अगर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग परंतु 6 में 2 और 3 का ही गुणनखंड, तीन का ही गुणनखंड है, 5 का नहीं है, ठीक है, 2 और 3 का ही गुणनखंड है, 5 का नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग और आगे थोड़ा सा लाइन, 2 लाइन, इसलिए ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं कि, ठीक है, इसलिए हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए,
के लिए, ठीक है, n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही एक रीजन था जिसके कारण 6 पे पावर n जो है वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजिली आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हर कोई आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। अब तक के लिए यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।